यहाँ पर हम सर्किट एलिमेंट के क्वेश्चन देखते हैं जो कि जूनियर इंजीनियर की लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो ओम्स लॉ किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखें, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, इंसुलेटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मेटालिक कंडक्टर के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के अंदर लीनियर प्रॉपर्टी होती है V और I की, और ओम्स लॉ वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पर इन दोनों की लीनियर प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट हम देखें, while connecting capacitor in a circuit, केयर शुड बी टेकन अबाउट द करेक्ट पोलरिटी फॉर विच टाइप ऑफ कैपेसिटर। यानी जब भी हम सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो हमें पोलरिटी देखनी पड़ती है कि किस टाइप का कैपेसिटर है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना होता है। तो किस टाइप के कैपेसिटर में हम ये सारी चीज़ देखते हैं। तो माइका कैपेसिटर में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर कैपेसिटर में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सेरेमिक कैपेसिटर में देखने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में हमें देखने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्किट के अंदर अगर इसको हम बिना पोलरिटी के या इनकरेक्ट पोलरिटी में लगा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को, तो ये क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके की पोलरिटी है इसकी रहती है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की, तो ये हमें पोलरिटी देखकर लगाना होता है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का एक्शन यहाँ पर कौन बता रहा है? तो कैपेसिटर के एक्शन की बात करें तो AC को DC में हमारा क्या करता है, यहाँ पर AC को DC में रेक्टिफायर है वो बदलने का काम करता है। करंट फ्लो का अपोज कौन करता है, इंडक्टर करता है। तो यहाँ पर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम यहाँ पर कैपेसिटर करता है। तो ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि किस तरीके से स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटर, E इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें E इक्वल टू हाफ। अब C और B में हम क्या करें, B को हम लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई C। तो Q डिवाइड बाई C से हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई C, क्योंकि एक C से एक C कट जाएगा, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं हाफ CV स्क्वायर से, या हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाई C से भी हम निकाल सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी को। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन 1 हेनरी इंडक्टर change at rate of 1 ampere per second, the magnitude of energy stored in inductor after 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद में कितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। तो इंडक्टर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करंट चेंज की रेट दे रखी है डी आई बाई डी टी दे रखा है 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी की बात करें, आई इक्वल टू टी है यहाँ पर, तो टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3 सेकंड। अगर हम बात करें 3 सेकंड दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है हम हाफ LI स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी से भी हमने निकाला कि आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 एम्पियर 3 सेकंड के अकॉर्डिंग, तो टी की वैल्यू भी यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हाफ LI स्क्वायर से हाफ इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू आई की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 3, क्योंकि आई इंटू डी टी है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। आई की वैल्यू टी के इक्वलेंट और आई की वैल्यू 3 सेकंड है, तो इससे हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5 जूल एनर्जी आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देखें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है Xc इक्वल टू 2 पाई FC। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज होगी। यहाँ पर हम देखें जैसे कि एक कॉयल वुड बिहेव एज ए, तो एक कॉयल होती है वो किस तरीके से बिहेव करेगी। यहाँ तो एक कॉयल है यहाँ पर, वो हमारी
हाई फ्रीक्वेंसी के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करेगी, इंडक्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी की तरह भी बिहेव नहीं करेगी, ये यहाँ पर कैपेसिटर एट लो फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव नहीं करेगी, कैपेसिटर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसकी तरह ये बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी? जब कॉइल को हम ऑपरेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर तो क्या होता है, ये यहाँ पर एक कैपेसिटेंस का निर्माण कर लेती है, इसे हम बोलते हैं इंटर टर्न कैपेसिटेंस, इंटर टर्न कैपेसिटेंस। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर को अगर हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कोई भी कॉइल है अगर उसको हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं तो ये अपने पैरेलल में कैपेसिटेंस का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम देखें क्या दिया हुआ है, इस नेटवर्क को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 ओम है, यहाँ पर ये दिया हुआ है फिक्स है, इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखें कि ये यहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से ये चीज़ है और फिर यहाँ से ये क्या हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में चले जाएंगे। ये बीच वाले जो रेजिस्टेंस है ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो इसकी कोई वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी बदल जाएगी, इनको हम हटा देते हैं बीच वालों को। ये दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम, जैसे कि ये ओम और ये ओम दोनों ओम पैरेलल में है तो 1 ओम चला जाएगा यहाँ पर। तो इसको सर्किट को रिड्यूस करें हम, तो सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो किस तरीके से ये सर्किट रिड्यूस होगा, जैसे हम बात करें यहाँ पर सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये 2 ओम है यहाँ पर और ये 2 ओम है, ये ऊपर की साइड पैरेलल में चला जाएगा इस पॉइंट से, तो ये अब हमारा हो जाएगा 1 ओम। इसी तरीके से ये वाला ओम है यहाँ पर, ये ओम है और ये ओम है, ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, यानी कि नीचे भी यहाँ पर 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम ये 1 ओम ये 3 ओम पैरेलल में कनेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 ओम की बात कर सकते हैं, यानी 4 ओम को भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें ये 4 ओम है, ये इस 4 ओम के साथ में पैरेलल में कनेक्ट है तो ये 2 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला भी यहाँ पर 2 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करें हम, इस तरीके से ए और बी के बीच में आ गए हैं। अब इसमें ये जो बीच वाला 3 ओम है इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन बन गई है 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, तो इसको हम हटा सकते हैं। फिर ये 3 ओम है पैरेलल में चला जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। तो 1.5 ओम आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन, कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज मेजर ऑफ। तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है किसका मेजरमेंट किया जाता है? तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस में हम जैसे देखें, हम एक्सटेंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्टिव पावर इन द सर्किट, ये यहाँ पर गलत है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये भी गलत है। यहाँ पर थर्ड हम देखें, जैसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू पास करंट, तो ये सही है यहाँ पर कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की एबिलिटी होती है करंट को पास करना, ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस है वो इस चीज़ को मेजर करता है। और रिएक्टिव पावर इन दी सर्किट, ये भी गलत है। अब यहाँ पर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू पास दी करंट में हम देखें कि जो एडमिटेंस होती है वो एडमिटेंस का फार्मूला होता है y इक्वल टू जी प्लस माइनस जे वी होता है, और यहाँ पर G हमारा हो जाएगा कंडक्टेंस और V हो जाएगा हमारा ससेप्टेंस। G क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस और V हमारा हो जाएगा ससेप्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर ओनली ससेप्टेंस होती है जो कि हमें एबिलिटी शो करती है करंट को पास करने की। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव हाईएस्ट स्टेबिलिटी एंड पावर रेटिंग। तो किसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग यहाँ पर होती है? तो हम देखें यहाँ पर, जैसे कि सेमीकंडक्टर फिल्म की नहीं होती है, मेटल फिल्म रजिस्टर की नहीं होती है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की नहीं होती है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग होती है।
और इसी वायर को हम कह सकते हैं कि अगर वायर बाउंड रजिस्टर है वो कवर्ड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज, कौन टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल से ये कवर्ड होता है वायर बाउंड रजिस्टर? विटोरियस एनिमल टाइप के मेटल से ये कवर्ड होता है। VETEROUS विटोरियस एनिमल नाम के ये इंसुलेटेड मटेरियल से कवर्ड होता है, जो कि आउटसाइड हीट को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। आउटसाइड हीट को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसलिए इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल विथ इंडक्टेंस इज डिटरमाइंड। तो कोई भी इंडक्टर के थ्रू जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके द्वारा दी जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर के द्वारा दी जाती है, वो दी जाती है ½ L I² से। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें ½ L I² को वैल्यू I को लिख सकते हैं हम Q/T भी लिख सकते हैं, यानी dQ/dt के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ½ Li dQ/dt का स्क्वायर जूल के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इंडक्टर के अंदर वोल्टेज, इंडक्टर के अंदर क्या होता है और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, इसकी बात हम करें तो इंडक्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब लीडिंग, तो लीडिंग गलत है यहाँ पर, डिलीवर काम का काम करता ही नहीं है, ये इंडक्टर एब्जॉर्ब का काम करता है। एब्जॉर्ब लैगिंग, इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग एंड डिलीवर लीडिंग। तो यहाँ पर कैपेसिटर है वो भी यहाँ पर लीडिंग ही एब्जॉर्ब करता है, तो ये आंसर होगा इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग एंड कैपेसिटर एब्जॉर्ब लीडिंग। अगर इसकी बात करें, हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट है वो इस तरीके से लीड करती है, यानी ये IL करंट है हमारी लोड करंट, ये VL करंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडक्टर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब लैगिंग VAR, क्योंकि करंट यहाँ पर लैग कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग VAR। इसी तरीके से कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में हम बात करें, कैपेसिटर में करंट की वैल्यू यहाँ होगी और लोड करंट वोल्टेज की वैल्यू यानी कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है डिलीवर लैगिंग VAR, या फिर हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब लीडिंग VAR। तो एब्जॉर्ब लीडिंग VAR बोल सकते हैं या फिर डिलीवर लैगिंग VAR बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से इंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब लैगिंग VAR या फिर डिलीवर लीडिंग VAR बोल सकते हैं, डिलीवर लैगिंग VAR बोल सकते हैं, डिलीवर लीडिंग VAR। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग VAR तो डिलीवर करेगा लीडिंग VAR, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है लीडिंग VAR तो डिलीवर करेगा लैगिंग VAR। नेक्स्ट हम देखें 12वां नंबर क्वेश्चन, फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 3 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द A एंड B। तो A और B के बीच में जो 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। जैसे इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज में चले जाएंगे, ये दोनों सीरीज में चले जाएंगे। तो यहाँ पर I²R की अकॉर्डिंग बात करें, I²R से अगर ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा नहीं, अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 होगी तो पावर भी यहाँ पर 0 होगी। इसका मतलब 0 वाट यहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आंसर यहाँ पर 0 वाट आ गया। नेक्स्ट हम देखें, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट एंड इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हीटर क्या होगा, तो हीटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो निकाला जाता है V/I से, क्योंकि लीनियर रिलेशन होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 230 डिवाइड बाई करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 115 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। सर्किट में अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, सर्किट में वोल्टेज के चेंज का अपोज कौन करता है,
करंट के चेंज का तो इंडक्टेंस करता है, लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है हमारा कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विच 10 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब भी कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो डायरेक्ट हम उनको जोड़ देते हैं, और 10 यहाँ पर माइक्रोफेरड जोड़ रहे हैं तो 10 को जोड़ देंगे तो 100 माइक्रोफेरड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, द ट्रेड नेम ऑफ निकल कॉपर एलॉय दैट इज यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में निकल कॉपर एलॉय का कौन सा ट्रेड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूरेका को हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। इन दोनों को हम यूज नहीं करेंगे, नाइक्रोम को भी यूज नहीं करते हैं। निकल कॉपर एलॉय का जो ट्रेड है वो है यूरेका। नेक्स्ट हम देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि 50 है, ये किसके पैरेलल में चला गया, 100 के पैरेलल में चला गया। तो 100 के पैरेलल में अगर 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1500 डिवाइड बाई 150, 1500 डिवाइड बाई 150 तो क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और 10 100 के पैरेलल में जाएगा और फिर 50 के साथ में जुड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है, जैसे ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, तो 50 चला जाएगा ये। अगर इन दोनों का पैरेलल निकालें तो 50 हो जाएगा। 50 और 50 का पैरेलल निकालें तो 25 हो जाएगा। 25 को 50 में जोड़े तो 75 ओम आंसर आ जाएगा। तो 75 ओम हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, ये सिंगल फेज सर्किट पावर फैक्टर कैन बी मेजर्ड विथ है। तो सिंगल फेज सर्किट में पावर फैक्टर है किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, तो सिंगल फेज सर्किट में वोल्टमीटर एमीटर के द्वारा पावर फेज मेजर नहीं किया जाएगा। वोल्टमीटर एमीटर और वाटमीटर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें सिंगल फेज सर्किट में पावर फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए चाहिए होता है। तो ये हमारा आंसर सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटमीटर एमीटर एंड वाटमीटर। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि क्या होता है, 3 लैम्प आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड टेक्स ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 लैम्प आर 30 ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड ओम इज। तो 1.5 एम्पियर करंट ले रहे हैं, 2 का 30 है, एक का हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर लैंप के अकॉर्डिंग। तो लैंप के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, जैसे कि 2 लैंप का रेजिस्टेंस ऑफ 2 लैंप आर 30 ओम, थर्ड लैंप का हमें निकालना है, तो दोनों का यहाँ पर हो गया 60। इसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर से हम निकालें तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है 1.5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। और थर्ड रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसका मतलब 30 एक दे रखा है, 30 एक दे रखा है, R की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। V की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर देखें कि V की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1.5 एम्पियर निकालने के लिए V की वैल्यू हमें देगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कंप्लीट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, V की वैल्यू देगा 120, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी अगर हम निकालेंगे तो। कनेक्टेड इन सीरीज एंड टेक्स द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, और ये जो सीरीज में कनेक्टेड है वो वोल्टेज 120 वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो आंसर कितना आ गया, 20 ओम, क्योंकि तभी 1.5 एम्पियर करंट है फ्लो हो सकती है। जैसे सीरीज में हम कॉम्बिनेशन की बात करें, हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन की भी बात करें, तो ये 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और 1.5 एम्पियर करंट जानी चाहिए। तो क्या हो सकता है ऐसा जो 1.5 एम्पियर करंट आए, तो 30 प्लस आर की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर वोल्टेज की वैल्यू हम निकालेंगे, उससे हमें यह आंसर आ रहा है 20 ओम। तो ये वोल्टेज यहाँ पर देगा 120 वोल्ट। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हम देखें, टू बल्ब ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट 60 वाट एंड 230 वोल्ट 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई मेन, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक तो 60 वाट का है, एक 100 वाट का है, तो आर की वैल्यू हम निकाल लें। आर की वैल्यू क्या होती है, वाट मतलब पावर, आई स्क्वायर आर,
और बी मतलब कि आई स्क्वायर आई और आर होता है बी, यानी हम क्या निकालते हैं इससे, बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से हम निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यानी 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 60, या फिर हम बोल सकते हैं 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 529, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 से हम देखें 23 23 कितना हो गया 529, फिर 6 का भाग दें हम तो ये 529 से कम आएगा। जैसे 6 7 से की 42, 8 से की 48, 4 8 से की 48, 1 0 और 6 एकम 6, यानी रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा आ रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसकी हम बात करें कि 100 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल कनेक्शन है, सेम पावर है, इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर आर से हम निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा कम है सेकंड का। तो सेकंड का रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें मोर पावर जाएगी, मोर पावर जाएगी तो ये ज़्यादा बेटर और ब्राइटर जलेगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि दी एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडल वेव। तो साइनोसोडल वेव की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हम देते हैं मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 0.637, क्योंकि एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला होता है हमारे पास में वो होता है 1/पाई 0 से पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यहाँ पर हो जाएगा Vm/पाई और माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2Vm डिवाइड बाई पाई, और ये हो जाएगा 0.637। तो ये हो जाएगा 0.637 BTS की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू आ जाती है 0.637 और BTS से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हम देखें साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू आ जाती है इस तरीके से, विथ द करंट डायरेक्शन मार्क्ड इन द सर्किट नेट वोल्टेज अप्लाइड इज। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर हम माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस के V1, फिर प्लस के IR1 फिर प्लस के V2, फिर प्लस के IR2 प्लस के फिर IR3। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी V2 माइनस के V1। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर V2 माइनस के V1 आएगा, या माइनस के V1 माइनस V2 आएगा। नेट अप्लाइड वोल्टेज है वो V1 माइनस V2 आएगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ये माइनस का है V1, या V1 को प्लस माने, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस ला के चलते हैं इसको, तो V1 माइनस V2 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 हम करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस के V2 हो जाएगा। और V1 माइनस V2 कौन सा आंसर है, V1 माइनस V2, यहाँ पर माइनस के और कॉमन ले लें तो माइनस का हो जाएगा V2 माइनस के V1, तो ये आंसर हो जाएगा 4D नंबर का। अगर हम डायरेक्ट भी KCL लगा देते क्या वोल्टेज या KCL लगा देते हैं। नेक्स्ट हम देखें इफ द V इज द वोल्टेज ऑफ फेजर एंड I इज द करंट फेजर, तो VI स्टार रिप्रेजेंट, तो VI स्टार रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एपरेंट पावर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखें ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 and 30 ओम रेस्पेक्टिवली।
connected in series with the 15 ohm. If the current through the 15 ohm resistance is 3 ampere, then find the current through the 20 and 30 ohm. तो यहाँ पर हम देखें किस तरीके का सर्किट है, एक तरफ है 20, एक तरफ है 30 और एक तरफ है यहाँ पर 15 एम्पियर। यहाँ पर 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी और यहाँ पर 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ये दोनों में डिवाइड होगी। तो मान लो इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे करंट डिवीजन रूल से, 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 5 से 5 एकम 5, एक बचेगा 0, 1.2 के आसपास आ जाएगी यानी 1.2 एम्पियर और एक में आ जाएगी वैल्यू 1.2 एम्पियर। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर बी ऑप्शन में, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें करंट डिवीजन रूल यहाँ पर किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे करंट डिवीजन रूल हम लगाते हैं, जैसे कि ये करंट है और ये करंट है, यहाँ पर अगर हमें करंट निकालनी है, जैसे कि मान लेते हैं ये 20 है, ये 30 है और ये 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर अगर हमें करंट निकालनी है 20 के अक्रॉस, तो हमें क्या करना होगा, हमें 30 को ऊपर रखना होगा। तो 30 डिवाइड बाई दोनों का योग 50 एंड टू यहाँ पर जो करंट आ रही है तो 3 एम्पियर या जो भी करंट आ रही है वो हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये 90 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 1.8। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम देखें आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन दैट हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और आइडियल करंट सोर्स के अंदर इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। किसके अंदर, आइडियल करंट सोर्स के अंदर, आइडियल करंट सोर्स। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, क्योंकि पीक फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है, ये तो पीक फैक्टर का है, फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस से आरएमएस कट जाएगा, वीएम डिवाइड बाई वी एवरेज बच जाएगा और वीएम डिवाइड बाई वी एवरेज से हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। जैसे इफ द एसी वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एसी वोल्टेज और करंट हैं जो कि एक्सप्रेशन के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर V इक्वल टू 200 साइन 314t माइनस के 60 डिग्री और I की वैल्यू दे रखी है 50 साइन 720t। तो व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन देम, तो इनके बीच में फेज रिलेशन क्या होगा। तो फेज रिलेशन की बात करें यहाँ पर, तो वोल्टेज लैग करंट बाई 60 डिग्री। तो वोल्टेज है यहाँ पर करंट से 60 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि फेज रिलेशन की बात करें तो ये माइनस में है इसलिए लैग करेगा, अगर प्लस में होगा तो वोल्टेज है वो लीड कर जाता है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज माइनस के फेज डिफरेंस और करंट। तो फेज डिफरेंस वोल्टेज का है माइनस के साथ डिवाइड बाई माइनस के फेज डिफरेंट करंट का 0 है, इसके अकॉर्डिंग माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस का 60 मतलब लैग हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज के अक्रॉस अगर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज द सेम एंड द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर इज गिवन टाइम। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट रिलेशन। जैसे I4 है करंट है जा रही है और I2 है करंट है यहाँ पर क्या आ रही है, आ रही है, तो ये दोनों प्लस में नहीं हो सकते तो ये गलत है। I1 I2 I4, I1 करंट आ रही है, I4 का भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखें I1 I2 I3, I1 I2 I3 का भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो
तो हम बात करें I1, I2, I6, तो I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है और I6 करंट भी आ रही है। तो इनका योग इक्वल टू हो सकता है I4 5 जा रही है, I4 जा रही है, I3 जा रही है, तो I5 4 3, ये हमारा करंट का जो डिवाइडेशन रूल है या फिर KCL है वो हमारा अप्लाई होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर कौन कर सकता है? यहाँ पर एक ही शख्स है, वो है कैपेसिटर, क्योंकि बिकॉज कैपेसिटर हैज टू प्लेट, व्हेन इट्स चार्जिंग देन इट स्टोर्ड एनर्जी चार्ज ऑन द प्लेट एंड द करंट फ्लो ड्यू टू द डिफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट। तो सबसे कम फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? यहाँ पर वो होते हैं इंसुलेटर में। विच हैव द, तो लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इंसुलेटर में होते हैं। ऐसा यूनिट है वाट की, तो वाट की ऐसा यूनिट आ जाएगी रेजिस्टेंस, क्योंकि P इक्वल टू होता है VI और I की वैल्यू होती है इक्वल टू V डिवाइड बाई R, और P की वैल्यू हम बोलते हैं P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है। तो यहाँ पर क्या होगा? वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है वाट। या फिर हम बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वाट है, वो हमारा होगा पावर होगा, रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, क्योंकि करंट की हम देखें एम्पियर होता है, वोल्टेज का V होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो पावर है वो वाट, पावर का वाट ही होगा यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? आई स्क्वायर आर से हम देखें कि आई स्क्वायर आर किसका आ रहा है, इसका यहाँ पर अब B इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर इसका आ जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट एक्सप्रेशन V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो आई स्क्वायर आर है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन है। V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर से भी आई स्क्वायर आर आ जाता है, और यहाँ पर आई आर स्क्वायर, तो ये गलत है, यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन क्या है कि what will be the resistance of resistor when the current through the resistor is 2 ohm and the potential difference between the end of the resistor is 40 ohm। तो यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? R इक्वल टू V डिवाइड बाई आई से हम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगी 20। नेक्स्ट हम देखें, what will be the cross sectional area of a 18 meter long cylindrical wire when the resistivity of wire is 0.67 ohm meter and the resistance of wire is 12 ohm। अगर रेजिस्टेंस है वायर का वो दे रखा है 12 ओम, और रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर दे रखी है वायर की 0.67, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है 18 मीटर। तो यहाँ पर R की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.67 एंड टू L की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 18 एंड डिवाइड बाई ए की वैल्यू देखें हम, एरिया यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर पूछा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है, तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, R की वैल्यू क्या है 12, तो इससे हम भाग देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.005, यानी 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आंसर तो आएगा 1.005, तो 1 ही हम आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम देखें हैं तो ये पैरेलल में कनेक्ट माने जाएंगे, और पैरेलल में कनेक्ट का हम क्या सीन है यहाँ पर 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/14 से हम सॉल्व करते हैं, तो ये पैरेलल कैपेसिटेंस हो जाएगा इन तीनों का मिला करके
क्या हो जाएगा 15/4 15/14 15/40 15/40 को 20 के साथ जोड़ देते हैं डायरेक्टली हम प्लस कर देते हैं 20 तो ये हो जाएगा 815 14 डिवाइड बाई 40 तो यहाँ पर आंसर आया है वो आया है 15/40 40 डिवाइड बाई 15 तो 40 और 45 आ जाएगा 40 यहाँ पर 340 डिवाइड बाई 50 तो ये आ जाएगा 22.66 तो ये आंसर हो जाएगा हमारा तो इससे आ जाएगा 22.66 जैसे इसका आंसर आया है 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू आंसर आया है 15 डिवाइड बाई 40 तो आंसर आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 50 यार आर की वैल्यू निकालेंगे तो और फिर 20 के साथ में ये पैरेलल में है तो इसका मतलब 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 15 तो ये हो जाएगा 340 डिवाइड बाई 15 22.26 नेक्स्ट हम देखें determine the separation between the plate in the of a parallel plate capacitor based in air when the area of plate is 0.002 square meter. The voltage of battery connected to this parallel plate capacitor is 4 volt and the charge stored on the plate is 16 पिको कूलाम के अकॉर्डिंग बात करें या फिर कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो क्या होगा Q इक्वल टू क्या होता है CV तो चार्ज स्टोर्ड इन प्लेट है हमें यहाँ पर क्या करना डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट यानी डिस्टेंस हमें निकालनी है यहाँ पर तो C इक्वल टू होता है E0 A डिवाइड बाई डी और यहाँ पर C की वैल्यू यहाँ पर रखिए कितनी 16 पिको फेरेड तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 12 16 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू है यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू यहाँ पर हम देखेंगे ई नॉट की वैल्यू तो C की वैल्यू होगी 1.6 यानी कि 16 इंटू 10 की पावर -12 ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया की वैल्यू यहाँ पर रखी है 0.002 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या दे रखा है डी की वैल्यू तो डी यहाँ पर दे रखा है कैपेसिटर के बीच में द बैटरी कनेक्टेड टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 वोल्ट तो बैटरी यहाँ पर 4 वोल्ट की आ गई यहाँ पर तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये डी आ जाएगा ई नॉट इंटू ए इंटू डी तो ये सी की वैल्यू आई है और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इसको बाहर डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 0.002 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर -12 ये वैल्यू हो जाएगी तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4.42 mm। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाई करंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट तो वो हमें पावर डिटरमाइन करनी है डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाई द करंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट तो वो पावर हो जाएगी हमारी कैसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर हमें निकालना होगा आर की वैल्यू हमें दे रखी है आई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे जैसे कि 5 एम्पियर करंट है यहाँ पर फ्लो हो रही है 5 एम्पियर करंट को 2 और 3 में डिवाइड कर देते हैं या फिर किस में डिवाइड कर देते हैं 5 एम्पियर करंट को हम डिवाइड कर देते हैं जैसे कि इसको हम सॉल्व करते हैं ये वाले जो रेजिस्टेंस है इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है यहाँ पर I1 की वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पर करंट हम निकाल रहे हैं तो I1 की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 और वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम के रजिस्टर
5 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज। तो वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू होगी, यानी कि हमारे I2 की जो वैल्यू है, I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, I1 है इधर जा रहा है, I2 की वैल्यू इधर जा रही है। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 में से जो भी यहाँ पर मान आ रहा है 50/13, ये I2 की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम KCL अप्लाई कर देते हैं तो KCL अप्लाई कैसे होगा, 2 × 5, 2 × 5 प्लस 3 × I1 की वैल्यू 50/13। तो अप्लाई कर दिया हमने लूप फर्स्ट में, तो ये 2 × 5 प्लस 3 × 50/13 से हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21.53। अब किस चीज़ की वैल्यू आई है यहाँ पर 21.53, ये हमें निकालना है बी की वैल्यू, 21.53 आई है। अब 21.53 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 107.5 वाट। तो 107.5 वाट हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, डिटरमाइन द पावर ऑफ लैंप ए एंड लैंप बी रेस्पेक्टिव करेंगे। यहाँ पर पावर निकालने के लिए जैसे कि V1 की वैल्यू है, अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना है तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 = 10 × 40। तो यहाँ पर 10 × 40 डिवाइड बाई 15, यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल हमने लगा दिया है। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो 10 × 40 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 40 डिवाइड बाई 15। तो ये 3 बार कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि एक तरफ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.3, और एक तरफ जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 400/15 हो जाएगा, 40 × 5। तो 40 × 10 डिवाइड बाई 15 से हम बात करें तो ये हो जाएगा 26.6। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पावर इन लैंप हमने पूछा है, सेपरेट लैंप में पावर की वैल्यू क्या होगी। तो पावर इन लैंप की बात करें हम तो P1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर पावर की वैल्यू P1 = V1² डिवाइड बाई R1 से हम निकाल लेंगे, यानी 26.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 की वैल्यू क्या है, 10। तो इससे P1 की वैल्यू आ जाएगी 70.76। और P2 की बात करें तो P2 की वैल्यू हो जाएगी V2² डिवाइड बाई R2। तो ये हो जाएगा 35.37 आंसर, 70.76 35.37 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है। तो हम बात करें जैसे कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर नहीं है, करंट सोर्स है, ये एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट क्या है, डिलीवर कर सकता है पावर लॉन्ग टाइम के लिए या इनफाइनाइट फॉर आइडियल के लिए ये डिलीवर कर सकता है, और सिंगल को ये एम्पलीफाई भी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, द क्लोज्ड पाथ मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल ब्रांच ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। तो क्लोज्ड पाथ है जो कि सेवरल ब्रांचेज और नेटवर्क के कॉम्बिनेशन से बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। लूप इज क्लोज्ड पाथ दैट फॉलो वोल्टेज कन्वर्जन रूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ पर I5 के लिए हम एक्सप्रेशन लिखें तो I5 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, I5 के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो जैसे 2 4 5 इन तीनों को जोड़ेंगे इक्वल टू I4 होता है। तो I4 की वैल्यू आ गई 5 से 2 7 7 4 11। 11 में से यहाँ पर 2 इधर गई है, 11 में से यहाँ पर 2 इधर गई है, और इधर हम देखें 9 में से 7 गई है, तो यहाँ पर I5 में 2 एम्पियर करंट बचेगी। तो यहाँ पर हम देखें
2 एम्पियर करंट बचेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो करंट की वैल्यू है यहाँ पर 2 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज अगर हम निकालना तो रेजिस्टेंस निकालना होगा हमें। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 और 2 है, इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.33, 4 और 2 का। तो एवरेज वोल्टेज आ जाएगा 1.33 को 8 में जोड़ दिया हमने तो 9.33, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्टेज आएगा 4×12 से लगे 4×12 13 से लगे 1 9 चौके 36 और 1 37। तो ये आ जाएगा हमारा 37.32 आंसर। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी दी वोल्टेज एट नोड ए फॉर द गिवन सर्किट। नोड ए पर वोल्टेज क्या होगा। तो नोड ए पर वोल्टेज हम लगाएं तो कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस के 12/2 प्लस वी ए प्लस वी ए माइनस 24/2। तो यहाँ पर हम बात करें इसी को सॉल्व करेंगे तो बी ए माइनस 12 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 बी ए प्लस बी ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस के 12/2 बी और ये बी माइनस 24/2। इससे ये वैल्यू आ जाएगी वी ए की वैल्यू 9 वोल्ट, यहाँ पर आ गया है 9 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हैविंग आरएमएस वैल्यू ऑफ 18 ओम। तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी अगर आरएमएस वैल्यू दे रखी है। तो आई एम जो पीक वैल्यू है, आई एम की वैल्यू होती है √2 टाइम्स आई आर एम एस। तो ये हो जाएगा आई एम की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स आई आर एम एस से 25.46। नेक्स्ट हम देखें पावर की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर के लिए जो डायमेंशन है ml²/T3 है, क्योंकि P की जो पावर होती है वो W/T होती है और एनर्जी का मात्रक है यहाँ पर ml²/T²/T। तो ये ml²/T की पावर 3 होता है, ml²/T की पावर 3। नेक्स्ट हम देखें, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज द टेम्परेचर वेरी देन द रेजिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ एलिमेंट चेंज। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ट्रू कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, द 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series combination of larger than the largest resistance in the combination। नेक्स्ट हम देखें दी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो किस पर डिपेंड करती है, रो इक्वल टू RA/D, इस पर ये डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है यहाँ पर। What will be the equivalent capacitance of 3 capacitor connected in series having the capacitance of 0.04, 0.08 और 0.02। तो यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पर सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज में कैपेसिटेंस है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसकी बात करेंगे हम, पैरेलल में होंगे तो पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.11। पैरेलल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि तीनों को नीचे रखना होगा तो एलसीएम देके सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर।
when the area of plate is 10 square centimeter, the separation between the plate is 5 mm and the charge stored on the plate is 20 picofarad. तो यहाँ पर जो सी की बात करें, यहाँ पर डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 17.7 इंटू 10 की पावर -13, क्योंकि सी की वैल्यू है यहाँ पर ई नॉट ए डिवाइड बाई डी यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर Q इक्वल टू V इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी। तो ये आंसर आ जाएगा 11.3। तो 11.3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन द गिवन सर्किट। तो एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो 6 है। यहाँ पर ये सीरीज में चला जाएगा 6, 6 3 के सीरीज में चला गया 9, 7 18 9 2 हो जाएगा। और 2 इसके जो 4 हो गया, 4 और 4 पैरेलल में हो गया, 2 हो गया। फिर 2 और 2 पैरेलल में, तो 1 रेजिस्टेंस आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट देखेंगे हम, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय ए करंट सोर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर डिलीवर्ड हमें डिटरमाइन करनी है। तो पावर डिलीवर्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर, तो पावर डिलीवर्ड के लिए यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि 20 इंटू 4। तो ये जैसे 2 है 4 है, 2 हो गया, 2 और 2 4 1 5, तो 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो 20 डिवाइड बाई 4, 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर पावर डिलीवर्ड के अकॉर्डिंग बीएवी के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा, 12 + 8 20 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट। और पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स है वो 80 वाट है। ये हमारा क्या होगा, पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर, वो है किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विथ द डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पैसिव एलिमेंट कौन सा है, वो है रजिस्टर। Resistor is passive element because it does not deliver power for infinite or cannot be amplified. नेक्स्ट हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, तो V इक्वल टू आई आर है यहाँ पर। डिटरमाइन द करंट, डिटरमाइन द करंट दैट फॉलो और फ्लो थ्रू ए 15 ओम रेजिस्टेंस। Determine the current that flow through a 15 ohm resistance when the potential difference between the terminal is 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू V डिवाइड बाई आर से निकालेंगे, 60 डिवाइड बाई 15 तो हो जाएगा 4। बाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालने के लिए जैसे वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो 4 और 4 8, 8 का 8 4, 4 2 6, यानी 6 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 16 इंटू 6, तो 48 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पर आता है 3 पॉइंट के आसपास। अगर हम बात करें जैसे कि, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। करंट डिवीजन रूल से हम देखें, सिक्स एम्पियर करंट है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 16 इंटू 6, तो 48 डिवाइड बाई 16, तो 3 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये 3 आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी हमारी आ गई है 3 एम्पियर।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।